हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। आज हमारे साथ बीएयू के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जेसीईसीई बोर्ड क्रैक करके बीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो हम उनसे आज बात करेंगे और उनसे जानने का ये कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की थी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं धीरज, जो कि बिरसा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है। हमारे साथ प्रणव है, जो कि गोड्डा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, और नेहा श्री, जो कि हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है। तो ये सारे बच्चे जो हैं जेसीईसी कंबाइंड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो आप सभी को अपना स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि कैसे आप सभी को इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। तो चलिए हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या पढ़ के और क्या कैसे तैयारी की है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। चलिए धीरज से हम जानते हैं पहले कि उस इन्होंने कैसे तैयारी किया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। और जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि ये जो जेसीईसी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी बताना है। तो ये एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है जो नीट का होता है। नीट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सेम सिलेबस है। तो आपने सर कैसे प्रिपरेशन किया था, मतलब कौन सा बुक प्रीफर कर किए हुए हैं ट्वेल्थ में। मैं एनसीईआरटी को फोकस किया था। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बेस्ड है। तो तीनों के लिए मतलब जो एग्ज़ाम है वो पीसीबी बैकग्राउंड से हूँ। तो पीसीबी में जो एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर आपने किसी साइड बुक का मतलब प्रिपरेशन किया हो, साइड बुक को यूज़ किया हो साइड एग्जामिनेशन। बुक को मैंने साइड ही रखा। फोकस मेरा सिर्फ एनसीईआरटी पे था। और और कैसे, मतलब केमिस्ट्री में तो बहुत सारा अलग अलग पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो मतलब आपने कैसे किस बुक से पढ़ना को कोशिश किया। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बुक है उसको प्रिफर किया था मैंने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था एग्रीकल्चर का बस। प्रीवियस ईयर कितना साल का, मतलब कितना साल का बच्चे लोग को आप। लास्ट लास्ट फाइव 5 ईयर्स। ईयर और किस टाइप का पेपर आता है सर। में सिमिलर पैटर्न है इसका। नीट, यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये कल एग्जाम कितना मार्क्स का होगा? एक 80, ठीक है। 150। और कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो जैसा कि धीरज ने बताया कि ये एग्ज़ाम जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इन्होंने एनसीईआरटी का बुक ही प्रीफर किया था ट्वेल्थ में, 11 ट्वेल्थ में। नेक्स्ट हमारे साथ जो जुड़े हैं प्रणव, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ इन बच्चों को कुछ शेयर करें अपने बारे में, जिससे आप तैयारी करके जेसीईसी का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। हेलो दोस्तों, और जैसे कि इसने बताया कि जेसीसी 2021 वाला एग्जाम मैं क्रैक करके अभी मैं गोड्डा एग्रीकल्चर कॉलेज का छात्र हूँ। तो बेसिकली इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना पड़ता है कि मेन बेसिक वही है, एनसीईआरटी को ही पकड़ के चलिए। बाकी आप अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईसीआर मान लीजिए जो, या फिर नीट पकड़ लीजिए, तो बेसिकली सिलेबस सेम ही रहता है। तो आप अगर आईसीआर वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप उसी सेम को ही फॉलो कर सकते हैं। बस कुछ प्रैक्टिस बनाए रखिए और इसके साथ अपना प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कुछ देखते रहिए। तो आपने मतलब इनसे आपने भी एनसीईआरटी पढ़ा था, ठीक है। मैं एक और हाँ, क्वेश्चन आपसे। एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर मतलब सिलेबस अकॉर्डिंग टू आईसीआर जो डिसाइडेड था
तो वही सेम ही सिलेबस था। एक्चुअली जो सिलेबस था उसमें सारा टॉपिक कवर हो जाता है, कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो अलग छोड़ना रहता है, तो सब टॉपिक मिला के ही सिलेबस ये वाला डिसाइड किया गया था। अच्छा ठीक है, आप मैथ बैकग्राउंड से थे? एक्चुअली मेरा जो एग्जाम था वो पीसीएम ब्रांच से दिए थे, और आईसीआर में भी हम पीसीएम ब्रांच से बैठे थे और जेसीसी में भी। तो मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? एक्चुअली मैथ में थोड़ा कैलकुलेटिव बेसिस रहता है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी रहता है मैथ वाला, तो ये तो है ही, थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेटिव वाला न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहता है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना रहता है कि ताकि टाइम ना चल जाए, आपको एनफ टाइम मिले, क्योंकि फिजिक्स में तो है ही न्यूमेरिकल, उसके साथ आप मैथ बैकग्राउंड से है तो उसमें कुछ ज्यादा ही ये है न्यूमेरिकल वगैरह, तो आपको सफिशिएंट टाइम का इतना प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप टाइम से पहले करके कम से कम एक टाइम रिवाइज जरूर कर लें। बच्चे लोग बोलते हैं कि मेरा 3 घंटा में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन मेरे से पहले भी छूट गया था, इस बार भी मेरे से इस टाइप का छूट गया है, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होगा? टाइम मैनेजमेंट बच्चे लोग बोल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट से 3 घंटा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को इक्वली कैसे दें? टाइम मैनेजमेंट तो जितना आप टेस्ट दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, मतलब जैसे इसका बहुत सारा टेस्ट सीरीज आता है, मान लीजिए जेसीसी का नहीं आता है, लेकिन अगर आप आईसीआर वगैरह का तैयारी कर रहे हैं नीट का, तो उसमें से आपको तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही रहता है, तो वो टेस्ट देते थे आपको उस प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको 3 घंटे के अंदर ही पूरे तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस, मतलब एग्जाम खत्म होके एक टाइम कुछ टाइम रिवाइज करने के लिए हो सके आधा घंटा 15 मिनट भी आपको रिवाइज के लिए जरूर निकालना है एटलीस्ट, वो आप टेस्ट देते थे, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस होगा। ठीक है सर, आपका धन्यवाद। अब हमारे साथ जो नेक्स्ट कैंडिडेट जो हैं, जो जेसीसी क्लियर करके अभी जो जुड़े हुए हैं, वो है नेहा श्री, जिन्होंने जेसीसी एग्ज़ाम क्लियर करके अभी बिरसा एग्रीकल्चर हॉर्टी के स्टूडेंट है। तो हम आज उससे जानने का कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस टाइप का स्ट्रैटेजी फॉलो करके आज यहाँ तक पहुँची हुई हैं। तो वेलकम है आपका नेहा, और आप इन बच्चों को कुछ अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने यहाँ तक का सफ़र जो है पाया। जी बोलिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया। आज हम यहाँ पे JCECEB एग्रीकल्चर और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम उसकी तैयारी करें, तो वो हम बताएंगे आज। यहाँ पे हमने BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं अभी हम। और इसकी स्ट्रेटजी, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमें सिलेबस पता होनी चाहिए। सिलेबस हम जहाँ से फॉर्म भरते हैं वहाँ पे सिलेबस आता है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। और हमारा जो सिलेबस होता है वो BSc के लिए पूरा सिलेबस जो है हमारा 11-12 का जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो है वही सारा कुछ रहता है। जो बायो बैकग्राउंड से है वो बायो का सिलेबस बायो का सारा टॉपिक्स करेंगे, और जो मैथ के है वो मैथ का लेंगे। वो सारा कुछ NCERT ही रहता है। तो हमने तो अपने टाइम में पूरी NCERT पढ़ाई की थी, और हमें पढ़ाई भी करनी है तो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, वो थोड़ा डीपली होनी चाहिए क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होती है वो थोड़ा डीपली होती है, क्योंकि वो कम्पिटिटिव है। केमिस्ट्री है, बायो है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बायो में हमने देखा है कि सेल चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को पढ़ाई भी करनी है तो ऐसे चैप्टर नहीं करना है जिससे कि कम क्वेश्चन आते हैं, वैसे चैप्टर को आप लोगों को प्रेफर करना है जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, उस चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है, वो बहुत ही से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके क्वेश्चन तो मतलब कि अच्छे से होने ही चाहिए। सारे रिएक्शन एकदम आप लोग मुंह पे रट लीजिए, और जैसे भी करना उसमें एक ही टॉपिक है तो उससे क्वेश्चन इतनी तरह से घुमा के पूछ जाते हैं कि जब तक हम लोग डीपली स्टडी नहीं करेंगे तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे कि कोई भी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए, उसका रिएक्शन लिए, उसका नेमिंग पूछ सकता है कि रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा नेम है इसका,
तो वो बता सकते हैं हम। उसमें क्या रिएजेंट यूज़ किए हैं हम लोग वो बता सकते हैं। उसका प्रोडक्ट क्या बना है वो भी पूछ सकता है। उसका कलर क्या था वो भी पूछ सकता है प्रोडक्ट में। इसका प्रेसिपिटेट जो बना था वो क्या है। तो इस तरह से करके एक टॉपिक था, उससे इतने सारे क्वेश्चन निकले। हम लोग पढ़ाई इस तरह से करनी है कि टॉपिक जो है उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में आ जाए, और फिर हम एग्जाम देंगे तो वो बहुत आसान, मतलब इजीली हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो बायो का सबसे पहले आप लोग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, और केमिस्ट्री में भी लाइन बाय लाइन पढ़िए। लेकिन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सारे रिएक्शंस जरूर याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस जितने भी है उसके कलर ज़्यादा पूछ जाते हैं, और प्रोडक्ट वो याद कर लीजिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले, उसके फॉर्मूले सारे एकदम अच्छे से नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप कभी भी देखिएगा और उस पर क्वेश्चन थोड़ा लगाते रहना है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है एकदम भी। और फिजिक्स में हमारे जो क्लास 12 के जो पोर्शन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो वो देखिएगा। जैसे कि ऑप्टिक्स से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से भी, तो सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और 11 के पोर्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब आप लोग देखिएगा। अब हमारे आ गए, ये तीनों तो हो गए। अब मैं दूसरा बात बताऊंगी आप लोग को, वो है कि आप PYQ वो तो एकदम मत भूलिएगा। उससे क्वेश्चन हमेशा, मतलब हम खुद हमको क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, हम साइट पर खोज रहे थे तो बहुत सारे साइट थे इधर उधर करके आ रहे थे, बट डाउनलोड नहीं हो रहे थे। तो आप लोग अगर PDF डाउनलोड होता है तो वो सही है, अगर नहीं होता है तो JCECEB PYQ का एक बुक आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। और मिनिमम 10 ईयर का तो सही रहेगा, वो आप लोग ले लीजिएगा और उसके सारे क्वेश्चन बना डालिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को बनाने में जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सारे फॉर्मूले आप लोग नोट कर सकते हैं। और उससे फिर दोबारा से हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस फॉर्मूले से देखेंगे कि एक ही फॉर्मूले से हर एक साल गैप करके उससे क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, आए रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी बहुत सारे रहते हैं। तो PYQ देखना बहुत जरूरी है, उससे हम लोग को पैटर्न पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे इसे भी इतना हार्ड नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, बस रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिएगा स्टडी में। और 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 आप लोगों को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। हाँ, तो आपने कितना घंटा स्टडी किया है, मतलब डेली को कितना आवर देते थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अलग अलग? ऐसे हमने स्टडी के टाइम पे हमने टाइम कुछ फिक्स नहीं रखा, हम बस स्टडी करते जाते थे। हमको बस लगता था कि हम सिलेबस फिक्स करते थे कि इतना मुझे आज कंप्लीट करना है, और वो जब तक सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं होता था तब तक मैं उठती नहीं थी, चाहे वो सुबह हो जाए, रात हो जाए, शाम हो जाए। मुझे खाना पीना याद ही नहीं रहता था, बस मुझे वो सिलेबस दिखता था कितना कंप्लीट करना है। तो सबकी अलग अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। अगर आपको लगता है कि आप सिलेबस कंप्लीट करना आप लोग ये सही है, मतलब इतना आप लोग बैठ के कर सकते हैं, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, जितना भी लगे, अगर हम कर सकते हैं तो वो कीजिए। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे उसके बाद रेस्ट लेंगे, चाहे 1 घंटा पढ़ेंगे उसके बाद रेस्ट लेंगे। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, तो अपनी एबिलिटी सब कुछ खुद जानते होंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर सकते हैं। और एक दिन ट्राई कीजिएगा, 2 दिन ट्राई कीजिएगा, एक दिन मतलब कि स्ट्रैटेजी फिक्स करके कितना कंप्लीट करेंगे तब उठेंगे। अगर वो हो जाता है आपसे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये भी फॉलो कर सकते हैं कि हम 2 घंटा पढ़ें आज, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, आधा घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो उस तरह से करके मिनिमम 6 घंटे पढ़ना जरूरी है, तो वो आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो 11th-12th में प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था, मतलब ये प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट था या फिर अपने बीच में कोई गैप है, मतलब 12th से ही ज़्यादा फोकस हुए? हम तो 11 से फोकस थे, बस सोचते थे कि मुझे एग्रीकल्चर करना है, बट पढ़ने का स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने 12 के बाद ड्रॉप जब लिया तो सीखा पढ़ने का। कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए हम लोग जो नॉर्मल 11th में पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ते थे, हम लोग थ्योरम देखते थे, जैसे कि प्रूफ देखते थे। फिजिक्स में जितने भी आते थे तो थ्योरम, प्रूफ, हम लोग यही सब ज़्यादा करते थे कि फॉर्मूला किस तरह से प्रूफ करते हैं, बस उसका डेफिनेशन क्या है बस वो जानते हैं, उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पाते हैं।
लेकिन एग्जामिनेशन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो हम लोग उसको 12th से कंपेयर थोड़ा नहीं कर सकते। सिलेबस सेम होते हैं बट पैटर्न बिल्कुल ही अलग होते हैं। उनकी तैयारी जो होती है बोर्ड लेवल की वो अलग होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो होती है वो अलग होती है, तो उससे थोड़ा हट के सोचना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन PYQ का जो क्वेश्चन है वो प्रेफर कर सकते हैं। अभी 12th में जो लोग होंगे तो वो 12th का पढ़ाई कीजिएगा और उसके बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चन PYQ से निकाल के और एक बार देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारे स्कूल या फिर ट्यूशन हम लोगों को क्या पढ़ाए जा रहे हैं। तो उससे अगर कोरिलेशन बना के पढ़ते जाएं तो पता चल सकता है कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है उस टॉपिक से। तो नेहा, आप इन बच्चों को बताइए कि ये फिजिक्स से इन लोगों को बहुत डर लगता है, मतलब फिजिक्स से बोलते हैं कि नंबर मार्क्स नहीं उठता है, तो उस पे कैसे फोकस किया जाए, उस पे मार्क्स लाने का क्या है, कौन सा बुक या कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन सा टॉपिक पढ़े जिससे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। फिजिक्स में तो हम बोलेंगे कि जो सबसे पहले कुछ टॉप चैप्टर्स होते हैं वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जामिनेशन में ऐसा होता है हमारे साथ कि क्वेश्चन जो है एक बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसको सॉल्व करने में हम काफी टाइम दे देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट टाइम दे देते हैं, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होकर हमारा आंसर आता है। तो उस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे उसके आंसर हैं तो वो जो 1 मिनट में से कम में टाइम में हम लोग बना सकते हैं। हम लोग को वो क्वेश्चन का सिलेक्शन करना जरूरी होता है, तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि हमसे जल्दी बने। ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना चाहिए कि जो कि आसान हो, ना कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो। टाइम कंज्यूमिंग को एकदम ही छोड़ना चाहिए। हम बोलेंगे कि न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं तो अगर इजीली हमारे फॉर्मूला पुटिंग है तो सही है, हम उसे फटाक से कर लेंगे, और अगर वो फॉर्मूला पुटिंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उसे हम लास्ट में जो टाइम हमारा सारे कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें यूज करना चाहिए। तो फिजिक्स में आप लोग सबसे पहले मॉडर्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें हमारे बिल्कुल मतलब थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें फॉर्मूला बेस्ड जो होंगे वो मतलब बहुत ही कम रहते हैं। बाकी सेमीकंडक्टर से पूरा थ्योरी बेस्ड जाता है, ड्यूअल नेचर से हमने देखा है कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है, और भी एटम न्यूक्लियाई से तो नेग्लिजिबल क्वेश्चन रहते हैं, और कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन रहते हैं एक दो नहीं, एक ही क्वेश्चन रहते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी उससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, सर्किट से, और फिर से किरचॉफ्स लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लीजिएगा। और ऑप्टिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं तो वो देख सकते हैं आप। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी जितने भी सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग को फॉर्मूला पुट करके हम बना सकते हैं, तो क्वेश्चन उस तरह के होते हैं। तो सबसे पहला तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप लोग एकदम सारे चैप्टर्स का बनाइएगा ही बनाइएगा। हमेशा आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं, बहुत सारे आते हैं हमारे की चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। और नहीं हो सके तो ये आपके सर यहाँ पे यूट्यूब के ये डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे शॉर्ट नोट्स, वो सब भी आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। और ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रेविटेशन और रोटेशनल मोशन ये सबसे कम क्वेश्चन आएंगे, बट इम्पोर्टेंट बोला जाए तो सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन से तो 1 मार्क्स मिल रहा है ना। और हाँ, सबसे मेन चीज ये है कि आप लोग निगेटिव एकदम मत कीजिएगा। निगेटिव करना मतलब क्या होता है, 0.25 मार्क्स आप लोग का कट जाना, तो उससे आप लोग एक तो गलत कर रहे हैं तो वो 1 मार्क्स जा रहा है, प्लस 0.25 एडिशनल आप लोग का मार्क्स जा रहा है, तो उससे रैंक में ना बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मेरी खुद की रैंक जो थी, मेरी इतनी छोटी छोटी गलतियां मुझे खुद पता चलती है तो लगती है कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है। एक नेगेटिव हुआ मतलब कि आपका रैंक 10-15 रैंक पीछे चला गया, 10-15 रैंक से भी ज्यादा ही होता है कि पीछे चला गया। तो निगेटिव एकदम मत कीजिएगा, हो सके जितना आप सही कर सके अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा वो चलेगा, बट निगेटिव एकदम नहीं कीजिएगा। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स प्रेफर कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में आप लोग का सारा फॉर्मूला होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी हम लोग फॉर्मूला लाते हैं, सारे फिजिक्स में फॉर्मूला आते हैं, तो उसके बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग साउंड का मान लिए तो ऑब्जर्वर जो है इधर से
मतलब एक तरफ से जा रहा, सोर्स जा रहा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उस टाइम डिस्टेंस घटेगा। तो घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो हम लोग ऊपर का जो फॉर्मूला होता है उसमें ऊपर प्लस देते हैं, नीचे माइनस देते हैं। तो इस तरह से करके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उससे फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। और फिजिक्स में बस कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला और PYQ ये देखिएगा, आप लोग का आराम से हो जाएगा। बस अच्छे से रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है और नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, जो ये भी BAU के स्टूडेंट हैं, तो हमारे साथ जो है नेक्स्ट अभिजीत, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप अपना स्ट्रैटेजी इन बच्चों से शेयर करिए कि अब तो एग्ज़ाम बहुत क्लोज हो चुका है, टाइम भी बहुत कम है, तो ये बच्चे कैसे अगर अभी से प्रिपरेशन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। आप बताएं इन बच्चों को कि अभी से भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और मैंने इस झारखंड कंबाइंड का एग्जामिनेशन 2021 में दिया था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्रैक किया। तो ये एग्जामिनेशन CBT मोड में होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स भी होते हैं। इसमें 2 लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम में दिया जाता है और इसका मार्किंग स्कीम बोले तो 1 मार्क्स दिया जाता है और फॉर राइट आंसर और नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25। तो मैंने अपना इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी लगाए थे, वही मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा इसका सिलेबस क्या है। इसका एग्जामिनेशन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहले उसका सिलेबस से बाहर हम लोग को जाना नहीं है, ठीक है। हम लोग उसका स्टडी मटेरियल के लिए मैंने NCERT फॉलो किया था और अरिहंत का ऑल इन वन बुक होता है, वो बहुत अच्छा है। उसके लिए आप शॉर्ट नोट वहां से रेफर कर सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैंने उसी का बुक भी फॉलो किया था। इसको फॉलो करने एग्जाम को फॉलो किया था। इससे ही हम लोगों को रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट देना होता है और इसको बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन करते रहिए और अपना बेसिक जो भी है वीक पॉइंट को उसमें वर्क करना है। आपने ये सारा चीज़ सेल्फ स्टडी के थ्रू किया था या फिर कोचिंग वगैरह भी प्रीफर किया था? मैंने तो ये सेल्फ स्टडी किया था, कोचिंग मैंने नहीं लिया था। बहुत बहुत सही है। तो आपने सेल्फ स्टडी में कितना आवर देते थे अपने स्टडीज़ को जिससे क्रैक हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका? मैंने मतलब 8 आवर स्टडी माना था। 4 आवर सुबह देना था और 4 आवर मतलब इसमें देना था नाइट टाइम में, क्योंकि मेरा मार्च के समय में स्कूल बंद हो गया था 2021 में। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। अगर बच्चे अभी से प्रिपरेशन करना चालू करें तो क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा? एग्जाम क्लियर करने के लिए हम लोग को रेगुलरिटी और सिंसियरिटी चाहिए। अभी भी समय है, अगर हार्ड वर्किंग किया जाए, सही से कॉन्सेप्ट यूज किया जाए कि कहाँ हम लोग को टाइम देना है, क्या क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करना है, मतलब स्मार्ट स्टडी करना होगा अभी, समझे ना। हाँ, ऐसे तो अभी तो टाइम कम है, कम समय में मतलब ज़्यादा फोकस्ड करेंगे बच्चे तो मतलब अभी से भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट फिजिक्स में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस सब्जेक्ट में हल्का ध्यान देना है। बायो में आपने कौन से बुक प्रीफर किया हुआ है? मैंने सभी मतलब कि अरिहंत का बुक था ऑल इन वन करके, उसमें सभी चैप्टर थे, उसमें सब अच्छा से डिटेल्ड कुछ मतलब एनालिसिस बताया गया था, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया जाता है नीट के लिए। और नीट के लिए जो भी बच्चा नीट की तैयारी करते हैं तो झारखंड कंबाइंड इजीली निकाल सकते हैं। आपने नीट का तैयारी पेपर दिया हुआ था ना? हाँ,
एक्चुअली मेरे घर वाले बोल रहे थे कि नीट निकालने पर मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्रीकल्चर हो गया, तो वो लोग मान लिए। चलिए बढ़िया, आपका उज्जवल भविष्य के लिए बहुत हाँ। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।